हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये बताइए आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है। यदि लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए। नहीं पसंद आ रहा है, कुछ टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए। मैं उस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको मैं नया वीडियो कभी भी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो को तुरंत देख सको। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एरिया वेक्टर पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने कोचिंग में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है। यहाँ पर ये जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम एरिया के बारे में पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद हम फ्लक्स पर चलेंगे। तो एरिया वेक्टर नाम से ही आपको लग रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। अभी तक आपने एरिया को सिर्फ स्केलर क्वांटिटी के रूप में सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ा होगा, लेकिन एरिया का क्या होता है, वेक्टर भी होता है। तो एरिया का वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो हम देखते हैं कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये आपका एक्स है, सॉरी ये वाई है आपका, ये आपका एक्स है और ये आपका जेड है। ये हमारा एक्स वाई जेड डायरेक्शन। यहाँ पर हमारा कोई एक स्क्वायर रखा हुआ, ठीक है, जिसका साइड दिया हुआ ए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो इसका आपको एरिया कोई निकालने बोलेगा तो एरिया तो आप आसानी से बता दीजिए, इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। लेकिन जब कोई एरिया वेक्टर निकालने बोलेगा, एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या, टू साइड, यानी कि ए बी क्रॉस बी सी हो जाता है। ठीक है, जब भी इसका एरिया वेक्टर निकालने पूछेगा, कोई एरिया निकालने कहेगा तो सिर्फ आसान सा ए इंटू ए, साइड का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका एरिया वेक्टर पूछेगा, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए आपको और डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है आपको, तो ए इंटू ए कर दीजिएगा, ए स्क्वायर तो आपका निकल जाएगा। लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्शन के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है इसके दो साइड का, यानी कि एक साइड इसका ए बी है तो वेक्टर ए बी ले लीजिए और दूसरा वेक्टर बी सी लीजिए, कोई भी साइड ले सकते हैं। उन दो साइड का आपको क्या, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर बी सी, दोनों का साइड तो ए है, ए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, यदि वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो वेक्टर ए जो होता है इसका डायरेक्शन ए हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसका, वेक्टर बी का, और वेक्टर ए हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसका, वेक्टर सी का। ये आप लोगों ने 11th क्लास में वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जो भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है, यदि वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी क्रॉस सी, तो वेक्टर ए जो होता है बी का भी परपेंडिकुलर होता है और सी का भी परपेंडिकुलर होता है। समझ गए। तो जो ए होगा वो बी का भी परपेंडिकुलर होगा, सी का भी परपेंडिकुलर होगा। तो वैसे यहाँ पर भी हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, ये इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया क्या होता है, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर बी सी किया, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, जो ये जो सरफेस रखा हुआ है, ये जो सरफेस है हमारा, इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसके नॉर्मल होगा। तो इसका नॉर्मल देखिए, यदि ये एक्स वाई डायरेक्शन में, तो इसका एक आपका नॉर्मल ये जेड डायरेक्शन में आ जाएगा, जेड डायरेक्शन में होगा इसका नॉर्मल, या तो आगे की ओर होगा या पॉजिटिव जेड डायरेक्शन या निगेटिव जेड डायरेक्शन। मीन्स इसका जो नॉर्मल होगा या तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगा या निगेटिव जेड डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, या तो ए स्क्वायर के होगा या ए स्क्वायर माइनस के होगा। तो इस तरह से आपको निकालना है कि किसी भी सरफेस का आपको एरिया निकालना है, ठीक है, किसी भी सरफेस का एरिया निकालना है। यदि और इसके यदि आपको एरिया वेक्टर पूछेगा, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पूछेगा, तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन हमेशा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, समझ गए, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इसके पीछे वाले डायरेक्शन होगा, या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, मतलब कोई एक डायरेक्शन होगा। तो इसी तरह से यदि 2D का पूछेगा आपको, 2D में, तो उसका जो होता है आपका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहता है, पॉजिटिव इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों हो सकता है। जैसे अब इसका देखिए, मैं आपको एक सर्किल दिया, ठीक है, ये सर्किल है, इसका रेडियस r है, ये आपका किस में रखा हुआ है,
ए आपका वाई और जेड प्लेन में रखा हुआ, किस में रखा हुआ, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है आपका ये आपका एक्स है, ठीक है। कौन से प्लेन में है, ये देखिए कौन से प्लेन में, ये इस तरह का आपका रखा हुआ है, तो ये हो गया आपका एक्स जेड प्लेन में हो गया, किस प्लेन में हो गया, एक्स जेड प्लेन में है ये। तो इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो या तो इस डायरेक्शन में होगा या आपका इस डायरेक्शन में होगा। ये इस तरह का आपका सर्किल रखा हुआ है, तो इसका यदि आप नॉर्मली एरिया तो निकाल दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसका यदि डायरेक्शन पूछेगा या तो इसके अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो अपवर्ड में क्या आ रहा है आपका, बाई आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, या फिर इसका डायरेक्शन आप पाई आर स्क्वायर माइनस जे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको पूछेगा 2D का, तो 2D का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है या अपवर्ड भी हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है, मतलब दोनों साइड इसका हो सकता है। 2D में 2D सरफेस को हम 2D सरफेस को हम ओपन सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका ये डायग्राम में देख लीजिए, ये आपका कोई एक सरफेस था, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पूछेगा तो इसके परपेंडिकुलर ए हो गया या इसके नीचे भी आ सकता था, समझ गए। इसके एरिया निकालना तो आपको आता ही है कि एरिया आराम से मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो डायरेक्शन हमेशा ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, इसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर होगा या फिर उसके नीचे भी हो सकता था। इसी में देखिए ये आपका एक सरफेस दिया हुआ है, तो इसका एरिया तो आप निकाल दीजिएगा पाई आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर हो रहा है, या इसके ये नीचे परपेंडिकुलर होगा, समझ गए। तो यदि 2D होता है, जो 2D आपका रहता है, ये 2D जो सरफेस होता है, ये इसको हम ओपन सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, ओपन सरफेस बोलते हैं, ठीक है, ओपन सरफेस। इसका जो डायरेक्शन ले सकते हैं आप, इसको आप इन बोथ डायरेक्शन में आप ले सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं, आप इस जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर किस में रहता है, बोथ डायरेक्शन में रहता है, इनवर्ड भी हो सकता है आउटवर्ड भी हो सकता है। तो ये आपका 2D, कोई भी 2D सरफेस रहे, कोई भी 2D सरफेस रहे, उसका जो, उसको हम लोग ओपन सरफेस भी बोलते हैं, उसका जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है वो बोथ डायरेक्शन होता है, अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये आप आई होप आप समझ गए हो कि एरिया वेक्टर का हम किस तरह से डायरेक्शन लगता है। मेन हमारा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पता होना चाहिए, उसी से हमारा सब कुछ आधा हमारा प्रॉब्लम उसी से निकल जाएगा। मतलब कोई भी ये सरफेस है ना, तो इसका यदि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पूछेगा तो इसका क्या होगा, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। और 2D सरफेस में दोनों हो सकता है। अब 3D का मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि एरिया वेक्टर का किस तरह से आप डिनोट कर सकते हो। एरिया वेक्टर क्या, आपका जो नॉर्मल जो एरिया निकलता है, जैसे ए इसका साइड ए था, ए था, तो ए स्क्वायर इंटू जो ऊपर में आपका डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आप लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, आई जे के। यदि ये आपका एक्स वाई प्लेन में है तो, यदि ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका ऊपर क्या आ जाएगा, के आएगा, तो ये के हो जाएगा, या इसको आप माइनस के भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे दोनों लिख सकते हो, ये है। जैसे ये देखिए, यदि इफ प्लेन इज इन एक्स वाई, यदि प्लेन एक्स वाई प्लेन में है, बाई हो गया आपका, ए एक्स हो गया, ये आपका जेड हो गया, ठीक है। प्लेन यदि इसमें है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो जेड में होता है। देखना ये प्लेन एक्स वाई में है तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर होगा या इसके पीछे की ओर होगा, मतलब जेड डायरेक्शन में होगा, यही याद रखिएगा। यदि प्लेन वाई जेड प्लेन में, प्लेन यदि ये इस प्लेन में आपका इसमें है, वाई जेड प्लेन में है, ठीक है, इधर क्यों रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर होगा, या तो इधर होगा या इधर, मतलब एक्स डायरेक्शन में होगा, या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। प्लेन यदि एक्स जेड प्लेन में है, मतलब प्लेन यदि इसमें है एक्स जेड प्लेन में, इसमें देखिए तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा या निगेटिव वाई डायरेक्शन में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एरिया वेक्टर जो होता है, हमेशा जो सरफेस होता है, जो प्लेन सरफेस होता है, उसके हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसके हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। ये भी आपको बताया 2D सरफेस के लिए उसको हम ओपन सरफेस बोलते हैं, उसका जो एरिया डायरेक्शन होता है वो दोनों डायरेक्शन में आप ले सकते हो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड ले सकते हो, दोनों ही वैलिड होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरिया वेक्टर का हम डायरेक्शन किस तरह से लेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि यदि एक्स वाई प्लेन में तो उसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, जेड के लॉन्ग होगा। यदि आपको ये कोई क्वेश्चन दिया हो रहा है कि कोई स्क्वायर है, एनी स्क्वायर है, एनी स्क्वायर ऑफ साइड ए इज
लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, किस में लाई कर रहा है वो, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा था। फाइंड द एरिया वेक्टर ऑफ दिस, फाइंड द एरिया वेक्टर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो इसका टोटल एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, साइड है ए है तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसका एरिया होगा इसका। फिर एक्स वाई प्लेन में तो वेक्टर फॉर्म में किधर लिखेंगे, किस में है, एक्स वाई प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर लाई करेगा, जेड डायरेक्शन में लाई करेगा। तो जेड डायरेक्शन में के भी हो सकता है या ए स्क्वायर माइनस के भी हो सकता है, दोनों इसके लिए 2D सरफेस के लिए दोनों वैलिड है, इसको हम ओपन सरफेस बोलते हैं। उसी तरह से एक्स वाई प्लेन की जगह पे बाई जेड में रहता है तो यहाँ पर आई और माइनस आई आ जाता है। यदि ए हमारा कहाँ किस में रहता, मान लीजिए दूसरा सेकंड केस रहता, सेकंड केस में किस में कर रहा है आपका लाई, बाई जेड प्लेन में कर रहा है, तो बाई जेड प्लेन में हमारा एरिया वेक्टर कितना हो जाता है, ए स्क्वायर इंटू इस बार, या तो इस बार इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर करता है, एक्स डायरेक्शन में लाई करता है, या तो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस आई होता है। थर्ड केस देख लीजिए, थर्ड केस में किधर की ओर लाई कर रहा है, एक्स जेड में लाई कर रहा है, तो एक्स जेड में लाई कर रहा है तो हमारा एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, बाई डायरेक्शन की ओर होगा, तो ए स्क्वायर ये तो प्लस जे होगा या ए स्क्वायर माइनस जे होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह से निकालना है। ठीक है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको आगे फ्लैक्स निकालने में काफी फायदा होगा। ठीक है, अब हम 3D सरफेस पे आ जाते हैं। 3D सरफेस को हम लोग क्लोज सरफेस भी बोलते हैं। 3D सरफेस को क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस को बोलते हैं। तो देखिए पहले एक मैं 3D सरफेस बना रहा हूँ। मेरा डायग्राम थोड़ा खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये इस तरह का हमारा कीवर्ड बन गया। ठीक है, ये आपका इधर हो गया एक्स डायरेक्शन, सॉरी सीधा, ये आपका बाई है और ये हो गया आपका और इस साइड हो गया आपका जेड डायरेक्शन। ठीक है, इधर की ओर हो गया आपका एक्स, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड डायरेक्शन हो। जब भी आपका 3D सरफेस रहे ना, 3D सरफेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस भी बोलते हैं। तो इसमें जो हम एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लेते हैं ना, वो हमेशा आउटवर्ड लेते हैं। इसका जैसे हम इस सरफेस का देख रहे हैं, इस सरफेस को नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, इसको नाम दे दिया ई एफ जी एच। ठीक है, तो अब हम ए बी सी डी सरफेस का देख रहे हैं, इस वाले सरफेस का, हम इस सरफेस को देख रहे हैं, इस वाले सरफेस को हम देख रहे हैं। ठीक है, इस वाले सरफेस को देख रहे हैं, तो या तो इसका इनवर्ड भी हो सकता है या आउटवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसका दो हो सकता है, या तो बाहर के साइड भी हो सकता है या अंदर के साइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इसका दो हो सकता था हमारा, क्या क्या, या तो बाहर की साइड या अंदर की साइड। जैसे देखिए इसका ए सरफेस, हम इस वाले सरफेस का देख रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर या तो आपको बताया था या तो बाहर की ओर हो सकता है या अंदर की हो सकता है। तो 3D सरफेस में जब भी आपका 3D सरफेस रहेगा तो उसमें हमेशा क्या लेंगे, एरिया वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में लेंगे। एरिया वेक्टर क्या लेंगे, हमेशा आउटर डायरेक्शन में लेंगे। किधर की ओर लेंगे, हम आउटर डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, एरिया वेक्टर हमेशा किस डायरेक्शन में लेंगे, आउटर डायरेक्शन में लेंगे। जैसे इसका देखिए, यदि नीचे वाले सरफेस का देखिए, इस वाले सरफेस का, नीचे वाले का, इसका यदि एरिया वेक्टर पूछेगा तो हमेशा ये नीचे वाला होगा। ठीक है, इस वाले सरफेस का हमेशा आउटवर्ड वाला जो रहेगा वो देखेंगे। यदि इस वाले सरफेस का मेरे से पूछ रहा है जी एफ ई एच का, तो इसका किधर की ओर हो जाएगा, ये आउटवर्ड होगा। यदि ऊपर वाले का पूछेगा तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। सभी का क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। मतलब 3D क्लोज सरफेस में पूछे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड। इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद अच्छे से देखिए। ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में जब 3D सरफेस रहेगा आपका, तो जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, जो सरफेस को आउटवर्ड नॉर्मल होगा, उसी डायरेक्शन को
हम एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लेंगे। जैसे आपको एक और सिलेंडर ले लिया, ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। इसका कितना सरफेस है, एक तो ए सरफेस हो गया आपका, एक एक कर्व लीनियर जो कर्व टाइप का होता है बीच में राउंड राउंड वो हो गया, और तीसरा क्या हो गया, ये नीचे वाला सर्किल हो गया। 3 सरफेस हो गया। तो इसमें भी हमारे देखिए ऊपर वाला का ले रहे हैं तो ये तो उसका नीचे हो सकता था या ऊपर की ओर हो सकता था। तो हमारा 3D सरफेस है तो हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ आउटवर्ड की तरफ है, सिर्फ वो डायरेक्शन होगा, सिर्फ ए साइड वाला डायरेक्शन होगा। नीचे भी देखिएगा तो सिर्फ जो आउटवर्ड निकलता रहेगा ना, सिर्फ वो वाला लेंगे। और इसका इस वाले सरफेस का देखा तो इसका भी जो बाहर की ओर निकलता रहेगा, जो बाहर की ओर निकलेगा ना, बाहर की ओर जो होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सिर्फ हम वो लेंगे। जो भी हमारा आउटवर्ड की तरफ आएगा सिर्फ वो हम डायरेक्शन लेते हैं। समझ गए। जैसे ये सिलेंडर था आपका, सिलेंडर में जैसे ये ऊपर सर्किल है, सर्किल का हमारा 2 आ सकता था, ये तो नीचे की ओर आ सकता है, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन को ही हम एरिया वेक्टर में लेते हैं, किसमें, 3D सरफेस में। नीचे की ओर भी था तो इसमें भी हमारा इस सर्किल का हम अंदर की ओर नहीं, हम बाहर वाला जो रहेगा ना, जो बाहर की ओर रहता है ना, हम सिर्फ उसका लेते हैं, ए वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, बाहर का जो है वो हम लेते हैं। इसका भी ए वाला होगा, ये अंदर वाला नहीं होगा। अब देखिए ये जो राउंड कर्व लीनियर सरफेस, जो कर्व टाइप का सरफेस है, उसका भी जो बाहर की ओर होगा ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो लेंगे, जो अंदर की तरफ होगा वो हम नहीं लेंगे। जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा सिर्फ हम उसी को हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं। तो ये याद रखिए, 3D सरफेस में ओनली आउटवर्ड नॉर्मल ही डायरेक्शन के रूप में कंसिडर किया जाता है, जबकि 2D में हमारा इनवर्ड और आउटवर्ड, मतलब जब 2D था आपका, 2D का, तो इसका ऊपर का और नीचे का हम दोनों डायरेक्शन के रूप में ले सकते थे। लेकिन जैसे ही आपका 3D हो गया, 3D में सिर्फ क्या हम आउटवर्ड को ही हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के रूप में कंसीडर करते हैं। यदि हम अंदर वाला लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये 2D हो गया, अब 3D हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक, आइए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से। किससे, फाई ई से हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। इसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा बुक में, तो क्या दिया हुआ रहता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ई डॉट ए तो फाई क्या हो गया, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। यहाँ पर फाई ई, ई इंटू ए, ई यहाँ पर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ए क्या होता है, एरिया वेक्टर। ए क्या हो गया, एरिया वेक्टर। यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ नॉर्मल एरिया का मैग्नीट्यूड नहीं रखना है, उसका डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया वेक्टर। मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ यूज आ गया, इसलिए मैंने आपको एरिया वेक्टर पहले समझाया था कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह से हम निकालते हैं। एरिया तो आपको पता है, सिंपल है, लेकिन उसका डायरेक्शन निकालना मैंने आपको समझाया था। फाई बराबर क्या होगा, ई डॉट ए, मतलब फाई को आप लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन, थीटा क्या रहेगा आपका, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ये तो आपका हो गया फार्मूला, फार्मूला टाइप का हो गया कि जो कि आपका बुक में दिया हुआ रहता है, तो आप समझ सकते हो, तो बुक से भी लिख सकते हो। मैं इसको थ्योरेटिकल वे में आपको समझाता हूँ कि फार्मूला कहाँ से आया। तो सबसे पहले बताता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है कि किसी भी सरफेस से, किसी भी प्लेन सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर वे में जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि कोई एक सरफेस है, कोई एक मान लीजिए प्लेन सरफेस है, ठीक, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, इससे इसके परपेंडिकुलर वे में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है ना इसके, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो जैसे ये हो गया आपका जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इस तरह का। इसके सरफेस से जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर, जैसे 3 पास कर रहा है इसके परपेंडिकुलर वे में, किस वे में पास करना है, परपेंडिकुलर वे में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली उस प्लेन सरफेस से पास करो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो जैसे देखिए इस सरफेस के आपका कितना पास कर रहा है, 3 पास कर रहा है, तो यहाँ 5 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। जैसे यदि आपका इस तरह का रहता, ये आपका सरफेस है, ठीक है, इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आपका जा रहा है, ठीक है।
सॉरी सीधा है, पूरा सीधा रहेगा, थोड़ा लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत है। इस तरह का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस टाइप का आपको दिखाने के लिए इस तरह से ड्रॉ किया, इस तरह से जा रहा है। तो इसके सरफेस से परपेंडिकुलर पे में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जितना नंबर ऑफ इसमें कितना जा रहा है, पास कर रहा है 4, तो यहाँ 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक सरफेस से पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज्यादा कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो जब हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा कब होगा, जब हमारा डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो, डेंसिटी ज्यादा हो। जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होगा। जैसे सेम ही एरिया उतना ही एरिया में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। मतलब जैसे देखिए इस तरह से आपका जा रहा है, डेंसिटी क्या है आपका, ज्यादा है। मतलब अभी सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज है, क्या है, क्लोज है। इससे देखिए अभी क्या हो रहा है, इससे हमारा कितना जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ज्यादा है, तो इससे हमारा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर 5 बराबर क्या हो जाएगा, कितना पास कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उससे। सेम ही एरिया से जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ज्यादा हो गया, मतलब हमारा डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा पास से क्लोज है, तो सेम एरिया से हमारा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो हमारा उसी सरफेस से हमारा ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे हमारा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि फाई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर भी था, ठीक है, इस तरह से था, बाहर भी था, ठीक है, इस वाले डायग्राम में देख लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर भी है, ठीक है, इस तरह से बाहर भी है, जो कि इससे हमारा पास नहीं कर रहा है, ठीक ना। अब हम इसको इस एरिया को और बड़ा कर दिए, ठीक है, ये बड़ा कर दिए। तो देखिए जब एरिया बड़ा कर दी तब और हमारा इससे ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, इससे और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा। तो एरिया बड़ा करने से भी हमारा ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि फाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। फाई भी जब हम एरिया भी इंक्रीज करेंगे तभी हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फाई हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी हो गया, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। एक हमारा क्या हो गया कि एरिया हम बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रहा है वो भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो भी हमारा क्या इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमारा फाई इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा है तो फाई इंक्रीज कर रहा है। एक हमारा ये हो गया, और दूसरा हो गया क्या, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, उसका डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा तो उसका डेंसिटी बढ़ गया, मतलब कम एरिया में ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा। तो उस केस में भी हमारा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गया, तो हमारा क्या फाई बढ़ जाएगा। तो फाई हमारा दोनों पे प्रोपोर्शनल होगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। तो इसी से हमारा क्या दोनों पे कर रहा है प्रोपोर्शनल, तो इसलिए फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए हो जाता है। फाई बराबर ई डॉट ए हो गया, तो ये निकाल लिया हमने। तो आपने देख लिया फाई किसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रोपोर्शनल होता है और ए के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको सोल्व करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली हमारा ए आ गया, ठीक है, फाई बराबर ई डॉट ए आ गया, जहाँ पर फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है आपका, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, फाई बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। अब देखिए ये आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि ये जो आपका सरफेस है, ये जो सरफेस है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, ए हो गया, ए हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहिए। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इसके साथ क्या आपका बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है। तो आपका डिफिनेशन क्या था, परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास क्रॉस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, परपेंडिकुलरली क्रॉस करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए इसके परपेंडिकुलरली इधर होगा, ये जो हमारा सरफेस है इसके परपेंडिकुलरली, मतलब
ऊपर से इस तरह से पास करना चाहिए, उसी तभी होगा, वही उसी के कारण सिर्फ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इसके इस तरह से पास करेगा। ठीक है, किस तरह से, जो इस तरह से पास करेगा उसके कारण ही हमारा क्या होगा, फ्लक्स का हमारा आएगा, फ्लक्स आएगा। लेकिन जो हमारा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका इस तरह से, इससे बनाता हूँ, ये आपका सरफेस है, आपका ए है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, आपका ए है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसके साथ एंगल बना रहा है। तो जो इस डायरेक्शन, जो ये इलेक्ट्रिक, जो एरिया वेक्टर के साथ जो इसका कंपोनेंट्स वही इसके परपेंडिकुलर आएगा। इसका ई का कंपोनेंट एक इधर भी आएगा और एक इधर भी आएगा। ठीक है, एक एरिया वेक्टर के साथ आएगा, इस डायरेक्शन में एक आएगा और एक इस डायरेक्शन में आपका आएगा। एक किधर की ओर आएगा, एक इधर की ओर आएगा और एक इधर की ओर। तो इधर की ओर आपका क्या आएगा, ई कॉस थीटा आएगा और इधर की ओर क्या आ जाएगा आपका ई साइन थीटा आ जाएगा। तो इसके लिए फ्लक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो इस बार इस डायरेक्शन में जो है, जो इस डायरेक्शन में आता है सिर्फ वो हम लेते हैं, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जो एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर हो, हम सिर्फ उसके कारण हम क्या लेते हैं, फ्लक्स लेते हैं। इसके लिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू ए, इसको आप लिख सकते हैं ई कॉस थीटा। तो इसलिए आप समझ गए किस तरह से आपका ये फॉर्मूला है कि परपेंडिकुलर वे में निकालना, जो इसके सरफेस से परपेंडिकुलर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है सिर्फ उसके कारण हम फ्लक्स निकालते हैं। जो इसके इस तरह से जो जाएगा इसके कारण हमारा फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। जो सरफेस से इस तरह का क्रॉस हो, पैरेलल वे में क्रॉस हो, इसके कारण हमारा फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा सिर्फ उसी कारण क्या आएगा, हमारा फ्लक्स आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए आपको अगला क्वेश्चन एक देता हूँ, इस तरह से आपका दिया हुआ। ठीक है, जैसे ये आपका डायग्राम दिया हुआ। ठीक है, ये आपका सरफेस है, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है। ये एरिया आपका ए है, एरिया मान लीजिए आपको दिया हुआ है, इस सरफेस का एरिया दिया हुआ ए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो इसका फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आ गया। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा और ई के बीच में कितना एंगल हो गया, यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो फाइव बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। समझ गए, जैसे इसमें भी देखिए एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में था, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। थीटा आपको बताया था, थीटा क्या, एंगल बिटवीन किसके बीच, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो हमारा थीटा क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए हमारा फाइव बराबर क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसमें देखिए हमने प्लेन को थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, प्लेन को थोड़ा सा घुमा दिया। तो अब देखिए ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब हम इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से, इसके इस तरह से परपेंडिकुलर आएगा एरिया वेक्टर के पहले। तो अभी हम ई का इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, जो इसका थीटा एंगल है वो आ जाएगा। अब इस केस में देखिए ए हमारा इस तरह से प्लेन दिया हुआ है, प्लेन सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इस तरह का है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ए आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर तो नहीं जा रहा है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, हमेशा प्लेन के पैरेलल जा रहा है। प्लेन के जो सरफेस है उसी के प्लेन में, मतलब उसके पैरेलल जा रहा है। तो इसके कारण से फाइव बराबर क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है। अब फॉर्मूला में भी लगा दीजिए, फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा बराबर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया, पाई बाई टू हो गया। तो ई ए कॉस पाई बाई टू कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यदि कोई प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इसी के प्लेन में ही इस तरह से जा रहा है तो इसके लिए फाइव बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब कोई एक प्लेन है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर वे में जा रहा है, जिधर एक की ओर एरिया वेक्टर है उधर इसका एरिया वेक्टर भी इधर की ओर होगा और उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यदि किसी कुछ इस तरह से है कि आपका ये आपका यदि एरिया वेक्टर है, इसका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की ओर जा रहा है और ये फाइव है, इसके बीच में कोई एंगल थीटा बना है, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। ठीक है, आप यहाँ पर थीटा एंगल पर ध्यान दीजिएगा। थीटा एंगल में बहुत ही गड़बड़ करते हैं लोग। ठीक है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन, ये ध्यान दीजिए, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखना आपको, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ, दो क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। एक आपका ये सरफेस है, ठीक है,
ठीक है, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ये आपका एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर है, इधर की ओर एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, इनके बीच में एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इसके कारण फ्लक्स क्या होगा, ये निकालिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, सेम ही है, सीधा ये इधर की ओर एरिया वेक्टर है, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बार आपका ए एंगल दिया हुआ, ठीक है, इस बार आपका ए वाला एंगल मतलब सरफेस के साथ एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक ना, सरफेस के साथ इसका एंगल दिया हुआ थीटा। तो इसमें भी पूछ रहा है आपका फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या होता है यहाँ पर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है वो हम लेते हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा इसके लिए, इस केस में हमारा फाई, इस केस में देखिए थीटा किसके बीच में दिया हुआ है, प्लेन, यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हमारा थीटा क्या, हम जो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा करते हैं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा करते हैं, यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, फाई बराबर जो हम ई ए कॉस थीटा लेते थे, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा लेते थे, और थीटा किसके किसके बीच एंगल था, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एंगल किधर किसके बीच में दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये यदि थीटा है, ये पूरा 90 है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो, ई इंटू ए कॉस, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हो। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा आएगा। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि एंगल किसके साथ दिया हुआ है, ना कि कुछ भी एंगल दिया हुआ रहे और आंख मूंद के फॉर्मूला लगा दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाइएगा, गलती नहीं कीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये आपका सर्किल दिया हुआ, ठीक है, ये सर्किल है, इसका एरिया वेक्टर इस तरह का है, ठीक है, रेडियस इसका आर है, रेडियस कितना है आर है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, जो कि इसके साथ ये एंगल आपको बना रहा है, ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, तो इसका फाई कितना होगा ये पूछ रहा है। तो फाई निकालिए, इसका कितना होगा, फाई बराबर क्या होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, तो E इंटू ए, यहाँ थीटा क्या होता है, थीटा ये ध्यान दीजिएगा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ए वाला एंगल बोलेगा। तो यदि ये 30 है तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना किस तरह से समझा रहा हूँ मैं। तो ई ए कॉस 60, तो ई कॉस 60 का मान इक्वल टू ई ए बाई 2 हो जाएगा। अब इस तो फार्मूला के थ्रू आपको समझा दिया, इसको यदि थ्योरेटिकल वे में भी समझना चाह रहे तो इस तरह से समझिए। ये आपका सर्किल था, थोड़ा बड़ा बना दिया, इसका ए था आपका क्या एरिया वेक्टर, इधर की ओर ए था आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, ये आपका थीटा दिया हुआ था। तो देखिए ई का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन क्या हो जाएगा ई साइन थीटा होगा, इधर की ओर ई साइन थीटा होता है, इधर की ओर क्या होता है ई कॉस थीटा। ये आपको मैंने पहले बताया, जिसके साथ एंगल बना है उधर की ओर कॉस, जिसके साथ नहीं बना उधर की ओर साइन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई साइन थीटा आ गया और इस डायरेक्शन में क्या आ गया आपका ई कॉस थीटा आ गया। और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस फील्ड के कारण होता है जो फील्ड इसके परपेंडिकुलरली इससे क्रॉस करे, जो परपेंडिकुलरली इससे पास करे। तो इसके परपेंडिकुलरली कौन पास कर रहा है, ई साइन थीटा पास कर रहा है, ई साइन थीटा कंपोनेंट, ई कॉस थीटा तो इसके प्लेन में, तो ई कॉस थीटा के कारण फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका जीरो होगा, सिर्फ फ्लक्स जो आएगा सिर्फ इसके कारण ही होगा, ई साइन थीटा के कारण ही होगा। तो इसके लिए फाइव बराबर क्या होगा ई साइन थीटा इंटू ए हो जाएगा। तो ई इंटू साइन थीटा का यहाँ पर वैल्यू क्या दिया होता है साइन 30 इंटू ए, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये बाई 2, मतलब दोनों सेम आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको देखिए, इस तरह से वो एनालाइज कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ उसी कंपोनेंट के कारण फ्लक्स आएगा जो इसके परपेंडिकुलरली इससे
पास कर रहा है इस सरफेस से, जो इस सरफेस से के प्लेन से होके गुजर रहा है, इस तरह से गुजर रहा है, उसके कारण हमारा फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से निकालना है। तो एक बार मैं आपको और समराइज कर देता हूँ कि इस तरह से देखिए, ये आपका सरफेस है, ठीक है, इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस लाइन में, ठीक है। तो इसके कारण हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर तो पास नहीं कर रहा है ना, प्लेन के पैरेलल ही जा रहा है। तो इसलिए हम इसको, इसके कारण क्या होता है, फाई 0 हो जाएगा। क्योंकि फाई के डिफिनीशन में ही है आपका कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्लेन के परपेंडिकुलरली क्रॉस करे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग द प्लेन परपेंडिकुलरली, उसके वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वे में कर रहा है। इसका एरिया मान लीजिए ए है, तो इसके लिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कुछ इस तरह से रहता, ठीक है, ये आपका है सरफेस है, इसका आपका एरिया वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एंगल थीटा एंगल बना के पास कर रहा है, किसके साथ, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर परपेंडिकुलर होगा और एक इधर इस डायरेक्शन होगा, इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इधर की ओर आएगा आपका ई साइन थीटा होगा, इधर की ओर आपको क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा आएगा। आपको बताया है जिसके साथ एंगल बनाता है उधर की ओर आता है कॉस, जिसके साथ नहीं बनाता उधर की ओर साइन आता है। आपने ये पढ़ा होगा वेक्टर में, जैसे ए कोई दिया हुआ है कंपोनेंट, इधर की ओर थीटा है, ए यदि ए है तो इधर की ओर क्या आ जाता है, ए कॉस थीटा आता है, तो इधर की ओर क्या आ जाता है, ये साइन थीटा आता है। मतलब जिसके साथ अभी थीटा बनाता है उधर की ओर कॉस आता है, जिससे नहीं बनाता उधर की ओर क्या आता है, साइन आता है। तो देख लीजिए ए है तो इधर की ओर ई कॉस थीटा आएगा, इधर की ओर ई साइन थीटा आएगा। अभी को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, एक ई कॉस थीटा में एक ई साइन थीटा में। अब देखिए ई साइन थीटा जो है प्लेन के पैरेलल क्रॉस कर रहा था, इसके कारण फाई क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा के कारण फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके कारण देखिए ई कॉस थीटा क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, प्लेन को परपेंडिकुलर वे में क्रॉस कर रहा है, तो इस कारण से सिर्फ जो फ्लक्स आएगा सिर्फ इसी के कारण आएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू ए, तो बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपका फ्लक्स होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे निकलेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लेंगे उसका किसके सरफेस के परपेंडिकुलर वे में, और फिर हम उसके बाद हम निकालेंगे तो उसका क्या होता है, आपका फ्लक्स क्या कैसे होता है वो हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे देखिए ये आपका दिया हुआ है, अब 3D सरफेस में आ जाते हैं, किस में आते हैं, 3D सरफेस में, ठीक है। किस तरह से बनाया जाए, ये आपका है, ये आपका 3D सरफेस है, ठीक है। इधर की ओर आपका एक्स हो गया, ये आपका एक ए हो गया, ठीक है। ये एक्स मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, ये जेड मान लीजिए, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरह से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इक्वल टू ई नॉट आई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई है, ठीक है। सबका एरिया मान लीजिए ये है, एरिया मान लीजिए एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब जैसे लग तो नहीं रहा लेकिन क्यूब में मान रहा हूँ, क्यूब है तो सारा उसका साइड कितना है, ए है, साइड कितना है उसका, ए है, ठीक है। तो सभी साइड का आपको पूछ रहा है, ड्यू टू ऑल साइड आपको पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा सभी सरफेस का। तो नाम दे दीजिए आपका, कलर चेंज कर देता हूँ, जिस इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसको सरफेस ए बी सी डी ई एफ जी, ए वाला है आपका एच, ठीक है। ए सी आपका इधर था, अंदर था, ठीक है। तो अब सरफेस देखिए ए बी सी डी में, सरफेस ए बी सी डी,
आपको 3D में बताया था, 3D में एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा बाहर आउटवर्ड वाला लेते हैं। 3D में एरिया वेक्टर जो होगा हमेशा आउटवर्ड वाला लेंगे, यानी कि एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होगा। इस सरफेस ऊपर वाले के कारण एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, नीचे वाले के कारण एरिया वेक्टर इधर की ओर आएगा। ये सरफेस HGEF के कारण एरिया वेक्टर इधर की ओर आएगा। सभी के कारण हमारा एरिया वेक्टर मतलब बाहर की ओर आएगा, किसी में भी अंदर की ओर नहीं आएगा, मतलब बाहर की ओर ही आएगा। अब देखिए सरफेस ABCD के कारण, सरफेस ABCD ये वाला है आपका, सरफेस ABCD कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये आपका सरफेस ABCD है, ये है आपका सरफेस ABCD, ठीक है। सरफेस ABCD का देखिए एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव x डायरेक्शन में है। यदि एरिया वेक्टर लिखिएगा तो A² इंटू -i है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इधर की ओर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर किधर की ओर, इधर की ओर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू क्या है, पाई, 180 डिग्री हो गया। दोनों एंटी पैरेलल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एरिया कितना हो जाएगा, A² कॉस पाई का वैल्यू -1, तो -E² हो गया। तो फाई 1 बराबर क्या हो गया इसका, -E², ठीक है। ये तो आपका हो गया सरफेस ABCD के कारण। अब देखिए सरफेस ए वाला सरफेस लेते हैं, सबसे इस साइड वाला EFGH जो ए वाला है ना, EFGH ए वाला साइड लेते हैं, ठीक है। EFGH सरफेस EFGH ये वाला जो सरफेस है इस साइड वाला। इसी कारण देखिए एरिया वेक्टर किधर की ओर है, ए आउटवर्ड डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इधर की ओर है, एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव x में ही, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इधर की ओर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा किधर की ओर है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस बार थीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यदि एरिया वेक्टर इसका निकालने को कहेगा तो A² और डायरेक्शन किधर की ओर है, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी A² हो जाएगा। तो इस केस में फाई बराबर क्या होता है, EA cos थीटा। cos थीटा की जगह पर कितना लग सकते हैं, 0 डिग्री लग सकते हैं, cos 0 1, तो क्या होगा EA² हो गया, मतलब फाई 2, इसको फाई 2 नाम दे दिया तो EA² हो गया। अब देखिए बाकी सारे सरफेस के लिए, देखिए बाकी सारे सरफेस के लिए दिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देख रहे हैं, सारा सरफेस के इसके प्लेन से ही पास कर रहा है। इस तरह से देखिए, जैसे आपको इस तरह से दिखता हूँ, अगले डायग्राम आपको बनाता हूँ। जैसे देखिए सबसे ऊपर वाला जो था किस तरह का था आपका, देखिए इस तरह का था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से आ रहा था, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर है। तो इस वाले सरफेस के कारण, ये जो सरफेस है इसके कारण जो एरिया वेक्टर है फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। इन दोनों के बीच में देखिए EA cos थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, एरिया वेक्टर इधर की ओर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, पाई बन रहा है। तो cos पाई/2 कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो इसके कारण यदि इसको सरफेस 3 मानते हैं तो फाई 3 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। उसी तरह से आप इस वाले सरफेस से भी देख लीजिए, इसके लिए भी 0 आ गया, तो उसका जो नीचे वाला होगा उसके लिए भी नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर है, एरिया वेक्टर हमारा इधर की ओर है। तो इस पे यदि एंगल इस तरह से आप लीजिएगा तो हमारा इसके लिए भी cos कितना 270, तो इसको यदि सरफेस 4 मानते हैं तो फाई 4 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी हमारा क्या आ रहा है, 90 डिग्री ही आ रहा है, 270 डिग्री या -90 डिग्री। तो cos 270 भी कितना होता है, 0 होता है। तो इसके कारण से भी हमारा फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके लिए देखिए इस वाले सरफेस के लिए जो बाहर है, इसके कारण हमारा एरिया वेक्टर किधर की ओर, इस डायरेक्शन की ओर है, और हमारा फ्लक्स किधर की ओर है, इस डायरेक्शन की ओर है। तो इन दोनों में देखेंगे एंगल कितना है, 90 डिग्री भी है। तो इसके कारण भी हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 बराबर 0 हो जाएगा। और 5 6 जो इधर की ओर वाला है, ये वाला, इसके कारण भी हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लिए फाई 1 आपका कितना आया था, जो ये यदि 1 था तो फाई 1 आपका आया था -EA²। फाई 2 कितना आया था आपका, इसके कारण से इस डायरेक्शन में EA², बाकी सब तो 0 0 आ गया। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया,
टोटल फ्लक्स यदि सबको जोड़ेगा 5(1) प्लस 5(2) प्लस 5(3) डॉट 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 प्लस में 5(6), तो टोटल जोड़ेंगे भी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इससे आपको पता चला कि क्लोज सरफेस में क्लोज सरफेस है, इनसाइड नो चार्ज है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड नो चार्ज, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, टोटल फ्लक्स कितना हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि यदि कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो उससे जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि आपको पूछेगा कि कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, किसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट था, मतलब सभी जगह जितना ई नॉट इधर है उतना ई नॉट इधर भी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस क्लोज सरफेस से पास होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया ना कि इस सरफेस से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बना π/2, तो इसलिए ई कॉस थीटा π/2 0 होता है, ये हो गया। इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो कितना बन गया π/2 बन गया। इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो कितना बन गया π/2, तो इसलिए बाकी चार के लिए हमारा क्या आ गया 0 हो गया। तो अब बाकी हमने इसका निकाल लिया, तो इस तरह से हम निकालना सीख गए, किस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपको एक और देता हूँ, ये देखिए, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन है उसमें इसको हमने रख दिया एक सिलेंडर को, ठीक है, सर सीधा लाइन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसका रेडियस r है, रेडियस कितना दिया हुआ है r दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है। तो इसका पूछ रहा है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू, इसको सरफेस 1 नाम दिया, ठीक है, ये वाला जो सर्कुलर है इसको सरफेस क्या नाम दिया 1 नाम दिया, ये नीचे वाले को 2 नाम दिया, ये जो कैरो वाला पार्ट है उसको नाम क्या दिया 3 नाम दिया। कैलकुलेट फ्लक्स टू सरफेस 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर निकाला टोटल फ्लक्स भी कैलकुलेट करिए, उसके बाद टोटल फ्लक्स कितना होगा वो भी आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए सरफेस 1 का, देखिए सरफेस 1, ठीक है, सरफेस 1 क्या है इस तरह से आपका, ठीक है, ये 3D सरफेस है, 3D है, क्लोज्ड है, तो हम सिर्फ क्या लेते हैं आउटवर्ड को ही लेते हैं, इनवर्ड नहीं लेते हैं, सिर्फ आउटवर्ड ही होता है हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। एरिया वेक्टर इस तरह से हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस तरह से थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो φ1 क्या हो जाएगा, ये सरफेस 1 है ना, ये सरफेस 1, ठीक है, सरफेस 1 का लिया, सरफेस 1 का लिया, तो इस तरह से था हमेशा आउटवर्ड, 3D सरफेस है तो 3D में क्या होता है क्लोज सरफेस होता है, तो क्लोज में हमारा क्या होता है हमेशा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड होता है, टुवर्ड्स आउटवर्ड होता है, अंदर की तरफ वाला नहीं लेते हैं। 2D में भले अंदर बाहर दोनों हो सकता है, लेकिन 3D में हमेशा किधर क्यों लेंगे बाहर क्यों लेंगे, तो φ1 क्या हो जाएगा ई डॉट ए, मतलब ई ए कॉस थीटा था, ई इंटू ए इंटू कॉस 0, कितना हो गया कॉस 0 1। सरफेस 2 देखिए, सरफेस 2, ठीक है, सरफेस 2 अब हम देखते हैं, तो सरफेस 2 में देखिए आपका इसका ये भी इस तरह से है, तो इसमें भी आउटवर्ड लेना, तो आउटवर्ड अंदर की ओर तो ले नहीं सकते हैं, तो इसका देखिए इधर की ओर आएगा एरिया वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर इधर की ओर आ रहा है, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपवर्ड में है और एरिया वेक्टर किधर की ओर
नीचे की ओर है, मतलब दोनों एंटी पैरेलल। तो इस केस में थीटा बराबर क्या है, पाई है, 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो थीटा कितना, पाई हो गया। तो इस केस में फाई टू बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस फाई, ई ए कॉस पाई, तो कितना कॉस पाई माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए हो गया। ठीक है, ये तो समझ गए। अब देखिए, अब तीसरे सरफेस के लिए देखिए, तीसरे सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। इसके जो कर्व होता है, कर्व का इसका परपेंडिकुलर तो इस तरह से होता है, जो नॉर्मल होता है वो इस तरह से जाता है, इसका हमेशा होता है नॉर्मल, ये हो गया, इस तरह का रहता है। मतलब इसका जो कर्व का जो हो गया वो हमेशा इस तरह से हो गया, इसके नॉर्मल इस तरह से। तो देखिए, इसका जो नॉर्मल है वो इस तरह का है, और ये एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, पाई बाई टू बन रहा है, देखिए ना। और ऐसे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा कर्व के प्लेन से जा रहा है, आपको लगेगा कर्व के प्लेन से इस तरह से जा रहा है, कभी उसको परपेंडिकुलर उसके जा रहा है, आपको हमेशा लग रहा है कि कर्व के प्लेन से निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, एरिया वेक्टर किधर की ओर, इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर आपका क्या इस डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा पाई बाई टू है। तो फाई थ्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई ए कॉस पाई बाई टू। तो कितना पाई बाई टू कितना हो गया, जीरो हो गया। ये तो हो गया 1 2 3 हो गया। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स मतलब तीनों को जोड़ दीजिए, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। तो देखिए, ये प्लस फाई वन प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो जीरो होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो उससे भी आपको निकल सकता था, लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि यदि हम किसी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो नेट फ्लक्स जो होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है कितना होता है, जीरो होता है। तो उस फील्ड, उस ऑब्जेक्ट से, थ्री डी ऑब्जेक्ट से जो टोटल फ्लक्स क्रॉस करता है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस वाले ये भी आपका प्रूफ हो गया इसमें भी, कि यदि ये जो सिलेंडर रखे थे इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो इससे जो हमारा नेट फ्लक्स जो हो गया, टोटल फ्लक्स जो क्रॉस किया वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब 3D सरफेस का भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें निकालना है। यदि आप कुछ अभी भी कुछ दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि और अच्छे वे में कुछ और एग्जांपल देकर के आपको समझाने का ट्राई करूंगा, कि जिससे आपको कि समझ में आ जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी ये इस तरह का क्वेश्चन है। जैसे देखिए, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हम क्या दोनों रखे थे, यूनिफॉर्म रखे थे। इसमें भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखा था, यूनिफॉर्म था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यूनिफॉर्म था, वेरी नहीं कर रहा था। अब हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लेते हैं जो कि वेरी करता है। इस पर ई जो है हमारा वेरी कर रहा है, ई इक्वल टू है ई नॉट इंटू वाई। ठीक है, ई नॉट इंटू वाई, जे डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे उसका सिलेंडर वाला ले लेता हूँ, ये है आपका सिलेंडर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सिलेंडर है, ये आपका एक्स है। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन है और ये इधर आपका जेड डायरेक्शन है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आपका जा रहा है। ठीक है, ये आपका बाई बराबर जीरो है, ये बाई बराबर आपका कितना है, बाई बराबर आप मान लीजिए ए है। ठीक है, ये बाई बराबर ए पर है। नहीं, इसको भी मैं कुछ दे देता हूँ, बाई बराबर है, ये बाई बराबर ए है, ये बाई बराबर टू है, इस तरह से नाम देता हूँ। ठीक है, ये बाई बराबर यहाँ क्या ए है और ये बाई बराबर टू है। ये बाई बराबर ए पर है और ये बाई बराबर टू ए पर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, क्योंकि बाई डायरेक्शन में ये जे है आपका। ठीक है, जे डायरेक्शन में, तो ये जे डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन बनाया उसी तरह से। सरफेस ये आपका 1 है, ये सरफेस आपका 2 है और ये सरफेस आपका 3 है, कर्व वाला जो 3 है। तो निकालना है आपको, फाई 1 निकालना है, फाई 2 निकालना है, फाई 3 निकालना है, उसके बाद फिर आपका टोटल फ्लक्स निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार आप खुद से बनाइए, खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, मैं फिर इसको बताता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले सरफेस 1 पे देखते हैं, सरफेस 1। ठीक है, सरफेस 1 पे देखिए,
एक क्लोज सरफेस है 3D है, तो हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड की तरफ होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ए हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में, तो ये हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ थीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा बराबर 0। तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। इसका एरिया नहीं पता, एरिया यही हम रखेंगे। ठीक है, ये है, तो ई ए कॉस 0 हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, ई बराबर क्या है, ई नॉट इंटू बाई। ठीक है, ई नॉट इंटू बाई है, बाई यहाँ पर क्या है आपका 2 है, यहाँ पर बाई क्या है आपका 2 है, तो ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू ई नॉट इंटू ए हो जाएगा। बाई की जगह पर क्या रख देंगे 2 ए रख देंगे, तो ई नॉट 2 ई नॉट ए हो जाएगा। तो ई की जगह पर क्या रख दिया 2 ई नॉट ए, 2 ई नॉट ए इंटू ए, ये आपका हो गया φ1 हो गया। अब देखिए सरफेस 2 पे आ जाइए, सरफेस 2। ठीक है, सरफेस 2 इस तरह का है। इसका जो होगा एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, ऊपर की ओर है। ये आपका एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो φ2 बराबर क्या हो जाएगा इस बार, ई ए कॉस पाई, ये आपका जो होता है कॉस थीटा। तो ई ए कॉस पाई कितना -1, तो इक्वल टू क्या होगा माइनस ई हो गया। अब देखिए यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या था, ई नॉट इंटू बाई था। बाई यहाँ पर क्या है, ए दिया हुआ। बाई देखिए यहाँ ये जो सरफेस है यहाँ पर बाई क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, तो ई नॉट इंटू ए होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या दिया हुआ, ई इक्वल टू ई नॉट इंटू बाई दिया हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ बाई का वैल्यू कितना है, ए है। तो यहाँ पर माइनस इंटू ई की जगह पर क्या रख दें, माइनस ई नॉट इंटू ए हो गया। ये आपका φ2 हो गया। अब देखिए φ3 मतलब सरफेस 3 के लिए, सरफेस 3 के लिए वही है, इसका जो नॉर्मल होगा इस तरह से होगा, एरिया वेक्टर का इस तरह से नॉर्मल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। ये देखिए इधर की ओर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है हमेशा ये नॉर्मल है, इस तरह का है, जो नॉर्मल वेक्टर एरिया वेक्टर आ रहा है जो इस तरह का है, तो ये देखिए हमेशा इसके साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो इसके लिए φ3 थीटा कितना है π/2 है, तो φ3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए, तो टोटल यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो 2 ई नॉट ए माइनस ई नॉट ए प्लस 0 बराबर कितना हो गया ई नॉट ए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम निकालते हैं फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा था, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या क्या 0 नहीं आया ना। जब हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तब हमारा फ्लक्स क्या आ रहा था 0 आ रहा था टोटल फ्लक्स। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रखते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को, क्लोज सरफेस ऑब्जेक्ट को, तो हमारा नेट फ्लक्स 0 नहीं आएगा, उसका कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी 3D सरफेस को रखते हैं, क्लोज सरफेस को, और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है 0 आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आगे बहुत काम आएगा। आपको इस पे स्टेटमेंट पूछ सकता है कि ट्रू एंड फॉल्स में पूछ दिया, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में है कि हम 3D सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा कि नहीं होगा, टोटल 0 होता है, ये पूछ सकते हैं ट्रू और फॉल्स में, तो आप फिर बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। एक आपका चार्ज दिया हुआ है, प्लस चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, कितना प्लस क्यू, इसको इस तरह से देखते हैं। आइए अब हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, इसके चारों तरफ हमने एक स्फीयर बनाया है। क्या बनाया, एक स्फीयर बनाया है, एक स्फीयर बनाया है। इस जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इस स्फीयर से हमारा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, कितना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास करेगा वो निकालना है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारा स्फीयर है, इसका रेडियस दिया हुआ है इस स्फीयर का आर दिया हुआ है। ठीक है, ये आर दिया हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, इस तरह से आपका रेडियली आउटवर्ड जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपको बताया हुआ है। और ये आपका चार्ज क्यू है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर
ए होता है, ये आपको बताया हुआ फार्मूला बताया हुआ, जहाँ पे ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए होता है आपका एरिया वेक्टर। और उसके बाद ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो हम लेते हैं। ठीक है, तो इसके कारण यदि निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं, इसके कारण देखिए टोटल एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे ना कि एक छोटा सा एरिया लेते हैं। ठीक है, कितना एकदम स्मॉल स्मॉल एरिया लेते हैं, कितना है डीए है, क्या है एक छोटा सा एरिया लेते हैं, डीए हो जाता है। ठीक है, डीए एक हम एरिया लेते हैं। उसके बाद जैसे हम उसमें आपको क्यूब में बताया था, क्यूब का जब हम निकाले थे तो इसको हमने छः सब टोटल एरिया टोटल इसका फ्लक्स निकाले थे, फाइव बराबर क्या किया था, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3, मतलब सभी साइड का अलग अलग निकाल के जोड़ दिए थे। क्यूब में जैसे किया था उसी तरह से ये स्फेयर का आपको फ्लक्स निकालना है। तो इसका भी हम क्या करते हैं, छोटा छोटा एरिया लेकर के और सबका हम क्या कर देंगे, फिर सारा जोड़ देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, तो भी हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक छोटा सा क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया ले लेते हैं, कितना डीए ले लेते हैं। तो डीए के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डी फाई होगा। छोटा एरिया के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई होगा। अब देखिए एक क्यू है, क्यू के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की ओर होता है, आउटवर्ड होता है, आपको बताया था आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, सभी जगह बताया था आपको। इस तरह से मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखिए इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरह से। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में और डीए भी सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होता है हमारा रेडियली आउटवर्ड ही जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा छोटा सा चार्ज है, इससे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो भी रेडियली आउटवर्ड आ रहा है। और हमारा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का जो कर्व होता है, कर्व का भी आपका जो एरिया वेक्टर होता है वो भी कर्व के क्या होता है, परपेंडिकुलर ही आता है। आप हमेशा देख रहे थे ना कि आपका जो एरिया वेक्टर आ रहा था, एरिया वेक्टर जो आ रहा था आपका सरफेस के क्या, ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ही आता था। तो यहाँ पर भी देखिए ये सरफेस कर्व कर्व टाइप का, तो इसका जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ थीटा बराबर क्या है, 0 है। तो डी फाई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी होगा। डी फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम आगे भी जब हम प्रॉब्लम और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ यूज आएगा। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, इससे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है जो डीए है तो ई डॉट डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल छोटा सा एकदम एरिया वेक्टर लिया है। तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी हो जाएगा। अब देखिए ई और डी में हमारा एंगल कितना है, 0 है। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा, ई डी हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर 0 है। अब इधर की ओर भी हम लेते हैं एक छोटा सा स्मॉल एरिया वेक्टर, इधर की ओर भी लेते हैं। तो देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेंटर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस रेडियस कितना आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी रहे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डीए है। तो डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हमारा क्या है, सेम डायरेक्शन में ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा रेडियली आउटवर्ड जा रहा है और डीए भी जो उस समय जो एरिया वेक्टर ले रहे हैं डीए उसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ये इसको समझ लीजिए, जो भी होता है ना आपका, जो हम कर्व ले रहे हैं, जो छोटा सा जो एरिया ले रहे हैं वहां पर उसका ये जो डीए है तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली इसी से छोटा सा के हम बहुत छोटा सा एरिया ले रहे हैं, छोटा सा एकदम इनफायर, बहुत ही छोटा सा है। तो उससे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा डी है दोनों हमारा क्या एंगल जो होता है दोनों के बीच में क्या 0 डिग्री हो जाता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। तो इसके लिए भी यदि डी फाई देखिएगा तो उसके लिए भी ई इंटू डी हो जाएगा। इसके लिए भी यदि डी फाई छोटा सा ले रहे हैं तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा। इस यहाँ पर भी आप लेंगे तभी इसके लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी छोटा सा भी यदि एरिया लेंगे तो इसके कारण भी हमारा फ्लक्स जो आएगा डी फाई जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा। इसके कारण भी जो हमारा फ्लक्स आ जाएगा, ई डी ए ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं सभी जगह हमारा ई इंटू डी ए आ रहा है। अब इसका ई जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और डी ए आ रहा है, जो डी ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है 0 डिग्री हो रहा है। ये आप समझ रहे हैं ना कि हमारा फाई ई इंटू डी ए क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो छोटा छोटा एकदम ले रहे हैं, छोटा एरिया ले रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए जो डी ए वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसलिए हमारा फाई जो डी फाई जो हो रहा है ई डी ए हो रहा है। इसी तरह से आपको करेंगे तो सभी में हमारा डी फाई जो हो जाएगा ई इंटू डी हो जाएगा। तो टोटल फाई निकालना होगा तो हम सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को छोटा छोटा जोड़ते हैं तो इस सम को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं, ई इंटू डी ए भी हो जाएगा। तो ई डी ए हो जाएगा।
जब हम सबको जोड़ेंगे तो छोटा छोटा एरिया को जब हम जोड़ते तो इंटीग्रेशन होता है, तो 5 बराबर क्या होगा, ई डी ए हो गया, समझ गए। या इसी को डी फाई को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो इसको इस तरह से वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ से 5 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए, इस तरह से आप लिख सकते, क्योंकि डी फाई का इंटीग्रेशन करने पर टोटल आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम बाद में देख लेंगे किस तरह से निकालना चाहता है। तो हमने इस केस कर लिए, देख लिया सारा जो आ रहा है ई इंटू डी ए आ रहा है, तो ई इंटू डी ए का हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या है 0 डिग्री है, तो इसलिए ई डी ए हो रहा है। अब देखिए ई इसका क्या है, ई क्या होता है, एक क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, तो क्यू चार्ज के कारण आर बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सभी जगह पर देखिएगा ये भी आर डिस्टेंस पर, ये भी आर डिस्टेंस पर, ये भी आर पर है, ये भी आर पर, सब आर डिस्टेंस है। तो एक तरह से ई क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट, तो ई बाहर आ जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, ई बाहर आ गया इंटू डी ए। ये डी है तो ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया क्या होता है बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आपने स्फीयर का एरिया पढ़ा होगा क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी ए कितना होता है, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई आपका कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया कितना है, ए आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया आपका क्या गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या कैंसिल आ रहा है, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो 5 बराबर आपका क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये आपका हो गया क्या 5, मतलब क्यू चार्ज के कारण यदि इसका हम चारों एक स्फीयर बनाते हैं, कितना आर रेडियस का, तो हमारा जो 5 जो हो जाता है क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये आपका निकल गया। तो यही देखिए गॉस लॉ भी है, गॉस लॉ हमारा क्या कहता है, 5 बराबर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से यदि आपको पूछेगा तो उस सरफेस में कितना क्यू, उस सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये एयर के लिए, यदि मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से क्यू के कारण निकाला, क्यू के कारण किस तरह से, क्यू के कारण हमारा पूछ रहा था किससे, एक स्फीयर से पूछ रहा था, स्फीयर से पूछ रहा था। तो हम क्या किए, आर रेडियस था तो हम एक छोटा सा ले लिए, क्या डी ए ले लिए, छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया डी ए। अब देखिए इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड ही रहता है, और ये हमारा एरिया वेक्टर भी बहुत छोटा है, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो छोटा एरिया वेक्टर, बहुत ही स्मॉल एरिया वेक्टर लिए, तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा छोटा रहेगा, तो उसको हम क्या मान लेंगे डी फाई मान लेंगे। डी फाई क्या हो गया, ई इंटू डी ए हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमारा क्या है 0 डिग्री है। तो ये हमारा सारा क्या हो जाएगा, इसी तरह से सारा देखिएगा तो सारा हमारा ई डी ए आ जाएगा। तो फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा फाई आ जाएगा, तो फाई बराबर क्या होगा ई डी ए हो गया। तो फिर उसको हमने सोल्व किया तो हमारा ई एरिया आ गया, ई इंटू ए, एरिया इसका पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है चार्ज के कारण, ये आपको पता ही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के का वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम फाई निकाल दें, तो यहाँ ई ए का वैल्यू रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख दिए, तो आपका क्या आ गया 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो हमारा क्या होता है गॉस लॉ होता है। गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस क्या होता है, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, चार्ज इनसाइड, मतलब उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। ये एरिया एयर के लिए, यदि मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन था। अगले क्लास में गॉस लॉ को और अच्छे से बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आपको पता चल गया होगा कि मैंने किस तरह से आपको पूरा समझाया कि एक एक चीज, सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर निकालना बताया, सबसे पहले एरिया वेक्टर निकालना बताया, उसके बाद आपको उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना बताया। तो उसको मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सोल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। तो आज क्या क्या बताया मैं वो आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने एरिया वेक्टर बताया आपको, क्या बताया एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बताया। एरिया वेक्टर में आपको क्या बताया कि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन का क्या होगा, प्लेन का क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन जो होगा, यदि ये प्लेन है तो इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा,
ठीक है। एक्स वाई में है तो उसका डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में होगा, यदि वाई जेड में है तो उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्स में होगा, एक्स जेड में तो इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, बाई की ओर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। ये सब आपको बता दिया। फिर फ्लक्स बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। ए क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो वेक्टर ई डॉट ए क्या होता है आपका, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा आपको पता है, थीटा किसके किसके बीच में एंगल होता है, थीटा होता है आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये याद रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में होता है, ये नहीं कि आपको सरफेस के बीच में एंगल दिया रहा है और वो निकाल दिया। तो अभी आपको जैसे एक ए सरफेस था, इसका यदि पूरा परपेंडिकुलर इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसका एरिया ए है, तो फाई बराबर आपको बताया क्या होता था, ये होता था। ये है आपका, ये आपका एरिया वेक्टर है, इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ए एंगल थीटा है, तो इस केस में फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये आपका है एरिया वेक्टर इधर की ओर है, अब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ये आपका एरिया वेक्टर है इस तरह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इस केस में फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और ऐसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता हुआ क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस, तो परपेंडिकुलरली नहीं, ये प्लेन में, तो इसलिए फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो फार्मूला से भी देखिएगा तो cos पाई बाई 2 जीरो होता है, फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो cos पाई बाई 2 क्या हो गया, जीरो हो गया, cos बाई तो जीरो। और यदि थ्योरेटिकली भी देखिएगा तो क्या कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस, वो होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें तो नॉर्मली कुछ भी नहीं पास कर रहा है, सिर्फ सब पैरेलल पास कर रहा है, तो इसलिए हमारा फ्लक्स क्या आ गया, जीरो हो गया। अब इसको देखिए थ्योरेटिकली देखिए, तो ये थीटा है, ये थीटा एंगल पर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की ओर होगा ई साइन थीटा होगा इस साइड, और इधर की ओर आपका क्या आ गया था, ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा कंपोनेंट जो था वो परपेंडिकुलरली पास कर रहा था, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया, ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ गया इंटू ए आ गया। ई साइन थीटा के कारण फ्लक्स क्या था, जीरो था, क्योंकि ये इसके डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि 2D सरफेस का डायरेक्शन आप बोथ डायरेक्शन में ले सकते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ले सकते हैं, लेकिन 3D डायरेक्शन में सिर्फ आपको आउटवर्ड लेना है, ठीक है, ये आपको बताया। फिर 2D सरफेस के कारण आपको फ्लक्स निकालना बताया, 3D सरफेस के कारण आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना बताया। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। 3D सरफेस में फिर सरफेस में एक और कॉन्सेप्ट आपको मैंने डिस्कस कर दिया कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई क्लोज सरफेस रखते हैं, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता है, टोटल फाई कितना होता है, जीरो आता है। एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखिएगा, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपको गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन दे दिया कि फाई बराबर क्या होता है, यदि कोई क्लोज सरफेस है तो इससे जो हमारा फाई बराबर क्या होता है, इसके अंदर कोई चार्ज क्यू रख दीजिएगा, तो फाई क्या होता है, उस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज रखा हुआ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज क्यू इनसाइड कितना है उस सरफेस के अंदर, डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस लॉ का आज इंट्रोडक्शन बताया, अगले क्लास में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आपको आज मैंने जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसको अच्छे से बनाइएगा। कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा, और इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर बताइए, फिर आपको नहीं बन रहा है तो मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। बाय बाय।